किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, किसान वाणी के आज के इस अंक में एक तो हम चर्चा करेंगे निराई गुड़ाई के लिए जो यंत्र हैं उनकी देखभाल किस तरीके से हो, मौसम की जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि अपना भारतवर्ष में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पूरे देश में इसको मनाया जाएगा। इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जिला के उप कृषि निदेशक से ये भी आपको जानकारी दिलाएंगे। लेकिन पहले चर्चा कर लें कि ये जो निराई गुड़ाई के यंत्र हैं इनकी देखभाल हमने करनी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो फिर जो है ये आगे काम कैसे करेंगे। तो किसान का उत्पादन और उत्पादकता में स्थिरता का जो मुख्य कारण आज बना हुआ है वो है कि हम जो कृषि के आदान हैं और जो तकनीकों का प्रयोग है वो ढंग से नहीं कर रहे। तो सही ढंग से विभिन्न कृषि आदानों और तकनीकी का प्रयोग ना होने से खर्चा बढ़ता है, उत्पादकता, गुणवत्ता और वातावरण पर विपरीत असर पड़ता है और किसान को फसल उगाते समय अलग अलग परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें खरपतवार मुख्य तौर पर शामिल है। खरपतवार ज़्यादा होने से पौधों की पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत पूरी होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगर किसान बाहर से पौष्टिक तत्वों को खेत में मिलाता है, डालता है मिट्टी में, तो खरपतवार काफ़ी मात्रा में पौष्टिक तत्वों की खपत कर लेते हैं, जिससे फसल पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो फसल को खरपतवार से बचाने और उपज को बढ़ाने के लिए हाथ से चलने वाले या ट्रैक्टर और इंजन से चलने वाले जो यंत्र हैं उनका विकास तो हुआ है, जैसे हिल हैंड हो, और एक है इंजन चालित वीडर, एक है इंजन चालित रोल्टी वीडर और स्वीप, और ट्रैक्टर से चलने वाला रोटरी वीडर। तो ये इस तरह के यंत्र जो हैं ये इसलिए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण का उपयोग करके और अपने खेतों में से कम 70 से 75% तक अगर चाहे ना तो हम मजदूरी घटा सकते हैं, मजदूरी पर होने वाला खर्चा घटा सकते हैं। पर ये जो यंत्र हैं इनकी देखभाल तो करना हमारा ही काम रहेगा ना। तो इनकी देखभाल किस तरीके से हो? एक तो ये कि सभी ग्रीस पॉइंट जो हैं इन मशीनों में वो ज़रूरत के हिसाब से उनमें ग्रीस देनी चाहिए, और मशीनों में जो लगे हुए नट बोल्ट हैं उनको समय समय पे कसते रहना चाहिए। कसेंगे नहीं तो कोई मुकाबला टूट जाएगा या मशीन का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान से बचाने के लिए हमने समय समय पे जो इनके नट बोल्ट हैं उनको कसना है, और साफट में लगे हुए जो बैरिंग है उसमें ग्रीस समय समय पे लगाते रहना चाहिए। और ज़रूरत पड़े देखें कि भाई बैरिंग तो ख़राब होने वाला है, बैरिंग की गोलियां घिस गई, तो ज़रूरत हो तो फिर उनको बदलने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई अभी तो काम चल जाएगा, ऐसा ना करें। और काम जब आपने कर लिया, वो निराई गुड़ाई का जो काम करना खेत में वो आपने कर लिया, करने के बाद फिर क्या करें उस मशीन का नू की नू खड़ी नहीं करनी। काम के समाप्त होने पर रोटरी वीडर के गियर बक्स हैं और चैन सेट हैं
उनको खोल के अच्छी तरीके से साफ़ करें, उनमें तेल आदि दें, तो उसको साफ़ सुथरी करके रखें ताकि जंग से बची रहे मशीन। और ये जो यंत्र हैं, इनके ज़मीन से संपर्क होने वाले जो भाग हैं उनकी धार समय समय पर तेज करनी चाहिए और अधिक घिस जाने पे फिर इसको बदल देना चाहिए। ये तो बहुत सीधी सी बात है। तो अगर हम इस तरह की बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो ये निराई गुड़ाई के यंत्र हैं जिनका हमने जिक्र किया, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे, ज़्यादा हमारा साथ देंगे। और मौसम का प्रभाव इन पर ना पड़े। अब जैसे धुंध पड़ रही और खुले में आपकी मशीन खड़ी, तो उन पर धुंध पड़ेगी, वे जंग पकड़ेंगे, खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में या तो देखो हम अपने उनको यंत्रों को अपने कोई शेड बनावें, कोई गैरेज बनावें, उनके अंदर रखें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक काम हो सकता है कि सस्ता सौदा कि प्लास्टिक या टीन की छत लगी हुई सूखी जगह पे, वहाँ पे स्टैंडों में यंत्रों को रखना चाहिए, जिससे कि वे यंत्र जो हैं वो हमने अगले साल भी तो प्रयोग में लाने हैं ना। तो इस तरीके से अगर हम इन यंत्रों की देखभाल करेंगे तो एक तो हमारे यंत्र ज़्यादा दिन चलेंगे, दूसरा वे अच्छा काम करेंगे, तीसरा हमें इन पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हम ज़्यादा खर्चा करने से भी बचेंगे। तो ये कुछ बात थी कि हमने जो निराई गुड़ाई के यंत्र हैं उनकी समय समय पे देखभाल करते रहना चाहिए। अब बात करें कि भाई ये जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, जिसके बारे में हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही जिक्र किया, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई यंत्र सरकार उपलब्ध करवा रही है, और वो भी 100% अनुदान पे। शायद आपको ना पता हो, तो ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सरकार है, हरियाणा सरकार, ये जो सूक्ष्म सिंचाई यंत्र हैं इन पे 100% अनुदान दे रही है। तो जो भाई सूक्ष्म सिंचाई यंत्र लगवाना चाहते हैं जल संरक्षण के लिए, तो उनके लिए मौका पड़ा है। और ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप मील, उप कृषि निदेशक, जिला कुरुक्षेत्र। आइए सुनते हैं। जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई यंत्र, इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप मील, उप कृषि निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण जो है ये कितना जरूरी है आज किसान भाइयों के लिए? देखिए, आप समय समय पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सुनते हो और देखते भी हो कि आने वाले समय में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी रहने वाली है, और डे बाय डे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी जारी है। तो इसी को ध्यान में रख के डिपार्टमेंट के द्वारा और दूसरी भी जो है मिकाडा है, जैसे माइक्रो इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जो अथॉरिटी बनाई है, वो किसानों को गांव-गांव में जाके इसके बारे में जागरूक कर रही है। जी, तो डॉक्टर साहब, अब जानना ये चाहेंगे कि जल संरक्षण के लिए जो सूक्ष्म सिंचाई यंत्र हैं ये क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, अभी कुछ दिन पहले उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में ये निर्देश प्राप्त हुए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लगातार किसानों के बीच में रहता है। तो आप भी जो अथॉरिटी बनाई है, उस अथॉरिटी के सहयोग के लिए गांव-गांव में किसानों के बीच में जाके माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करेंगे और किसानों को इसके फायदे बताएंगे। और इसके साथ ये भी स्कीम में प्रावधान किया गया है कि इस बार जो भी किसान सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएगा, चाहे वो ड्रिप लगवाए, चाहे वो स्प्रिंकलर लगवाए, तो उसको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार जो है ये सुविधा दे रही है कि जो भी किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई यंत्र लगवाना चाहे तो वो उनको पूरी 100% ही सब्सिडी मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में है। हाँ जी, तो पर ऐसा करने के लिए किसान भाइयों को कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, एक तो जो मिकाडा है उसकी साइट है और फार्मर उस पे भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जिला कुरुक्षेत्र में जो एक्शन इरिगेशन का ऑफिस है और एसडीओ का जो ऑफिस है, जो इस चीज को डील करते हैं, उनके ऑफिस में भी यदि साइट में कोई प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन फॉर्म दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब,
तो इसके अलावा आप किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे में? देखिए कि आने वाले समय में पानी कीमती रहेगा और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों के साथ साथ मेरा पानी मेरी विरासत जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की स्कीम है, जिसमें पैडी को में से रिप्लेस करने के बारे में है, धान की सीधी बिजाई है और अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, तो ये चीजें उसे अपनानी पड़ेंगी। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, तो ऐसे में जरूर कृषि विभाग हरियाणा भी कुछ न कुछ आयोजन कर रहा होगा। तो जिला स्तर पे राष्ट्रीय जो किसान दिवस है वो किस प्रकार से मनाया जा रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, इसके बारे में तो जो विभाग की स्कीमें हैं वो हम गाँव में जाकर और छोटे किसान गोष्ठियां करके बताएंगे, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और उनकी समृद्धि हो और उनके पास अच्छा एक किस्म से अपना जीवन यापन करने के लिए संसाधन। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर प्रदीप मील जी, आपने जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर जानकारी जो दी है, ये किसानों के लिए बहुत काम आने वाली जानकारी है। आपने हमारे से बातचीत की, इस सब जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस जानकारी से आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं किसान भाइयों कि ये जो सूक्ष्म सिंचाई यंत्र हैं ये 100% अनुदान पे आप अपने खेतों में लगवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। जनवरी के महीने में क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी? वो गतिविधियां रहेंगी कि एक तो भारत में ये जो समारोह है इसकी शुरुआत होगी 3 दिवसीय सम्मेलन से। दूसरा कि जो प्रमुख बाजरा के उत्पादक देश हैं 3 प्रतिभागियों को नामित करेंगे। और तीसरी गतिविधि ये रहेगी कि अनुसंधान और विकास और मूल्य श्रृंखला पर सम्मेलन कराया जाएगा। और ये जो भारत में जो समारोह जो शुरुआत की जाएगी उसके 3 से 7 दिनों के भीतर होटलों में बाजरा के अलग अलग व्यंजनों का प्रदर्शन कराया जाएगा। जिस दिन ये योजना शुरू होगी, शुभ आरंभ के दिन दोपहर के भोजन में बाजरा का वितरण कराया जाएगा और लंच के दिन ICDS के माध्यम से बाजरा का वितरण होगा। दुनिया भर में सभी भारतीय दूतावासों में लॉन्च की तारीख को बाजरा फूड फेस्टिवल होगा। तो ये जो कार्यक्रम है ये पूरे जनवरी के महीने में चलेंगे और ये जो मोटा अनाज के जो कार्यक्रम है ये पूरा साल चलेंगे। ये हम आपको सूचना दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो भारत के मोटा अनाज थे जिनको हम खाते हुए शर्माया करते, आज पूरा संसार उनको खावेगा भी उगावेगा भी। तो आगे बढ़ते हैं भाइयों, सुना रहे हैं मौसम की जानकारी डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 85% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 24 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति सामान्य रहने और वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों इस दौरान कुरुक्षेत्र जिले में अधिकतर स्थानों पर मध्यम धुंध रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद। मौसम की जानकारी के बाद भाइयों अब करेंगे मनोरंजन। आपको सुना रहे हैं लोकगीत जिसको आवाज़ दे रही हैं संतोष मलिक। आइए सुनते हैं। Oh
चोर जड़ कोतवाल ने डंड ओ चोर जड़ कोतवाल ने डंड तू हांड लगाव भगमा बाणे के दाग ओ लगाव भगमा बाणे के दाग यारू के लगी नाग बेटा जातन इश्क करण काठा जागा ओ तू सीधा हवाला तेरा जागा तू सीधा हवाला तेरा जागा तू आ जा भगत साची बान ओ तेरे बाबा जी मैं खोलो कान तेरे बाबा जी मैं खोलो कान जान ला ले गिरदारी
धुम्मा आवे से अटारी पे, ये आपने रागनी सुनी किस्सा चंद्र किरण से। भाइयों, कल के किसान वाणी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दें। कल के किसान वाणी कार्यक्रम के अंक में हम एक जानकारी लेकर के आवेंगे फलदार वृक्षों में खाद प्रबंधन के बारे में। आज की नसीहत शीर्षक के तहत चर्चा करेंगे कृषि प्रसार में सोशल मीडिया का योगदान। तो इसके साथ साथ प्राकृतिक कृषि के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि प्राकृतिक तरीकों से चना फसल की जो फल छेदक है उसका नियंत्रण किस तरीके से करा जाए। अब चर्चा करें अपनी खेती बाड़ी में जो वृक्ष हैं उनका बड़ा योगदान है, वो हमारे लिए उपयोगी भी बहुत हैं, और वो जो उपयोगी हैं किस तरीके से हम उनका फ़ायदा उठा सकें, किस तरीके से हमने उनका चयन करना चाहिए जब हम उनको उगावें, तो इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। कृषि वानिकी और कृषि भूमि पर वृक्षों का रोपण के साथ साथ पशुपालन को शामिल करके हम जो किसान भाई हैं उनको अधिक लाभ अर्जित कराने के लिए कोशिश करते हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की फसलों के साथ बहुत उपयोगी वृक्षों की प्रजातियां अलग अलग प्रकार से लगाई जा सकती हैं। वृक्षों को खेतों में लगाने से एक तो किसानों को मिलेगी इमारती लकड़ी, दूसरा मिलेगा ईंधन, और तीसरा और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी और दूसरे वृक्षों पर आधारित उत्पादों की प्राप्ति भी हो जाती है। तो अब बात करें कि कृषि वानिकी के लिए वृक्षों को किस तरीके से हम चुनें। तो कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव करने में बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वृक्षों का जीवन काल लंबा होता है। इसलिए यदि सही प्रकार की प्रजातियों को हमने नहीं चुना तो उन्हें निकालना भी संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे उपयोगी वृक्षों का हमने चयन करना है जो हमारे इलाके की जलवायु में आसानी से बढ़ें, आसानी से पड़ें, ख़ास तौर से जब बाहरी वृक्षों को लगाना हो, यानी कि खेत के बार बार डोड़ों पर लगाना हो। तो लगाने से पहले किसानों को जो ज़रूरतें हैं हमारी, या किसानों की जो ज़रूरतें हैं उनको समझ करके ही वृक्षों का चुनाव करना पड़ेगा। तो वृक्ष उत्पादों और लकड़ी का सही मूल्य मिलने के लिए बाज़ार का रुख भी थोड़ा देख लेना चाहिए कि हम जो लगाने जा रहे हैं यहाँ बाज़ार भी है कि नहीं, कभी दिक्कत आवा बाद में बेचने में। तो ऐसे उपयोगी वृक्ष ही हमने चुनने हैं जो बिना ज़्यादा मेहनत के और लागत के, ज़्यादा लागत बना लगती हो और आसानी से बढ़ते हों। ऐसे वृक्ष जिनके बीज या कलम आसानी से मिल जाए, वो पेड़ लगाने का फ़ायदा है। तो अब बात आई कि कृषि वानिकी में अनेक प्रकार के डिजाइन में बहुत उपयोगी वृक्षों के उपयोग पर आधारित जो कृषि वानिकी की पद्धतियां हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। एक तो है कि लाइनों में वृक्षारोपण हो। इस विधि में वृक्षों का कम फासले पे और लाइनों में रोपाई करी जावे, इन्हें छोटी एज की तरह रखा जावे। इस प्रकार होने वाली कटाई छटाई से जो पत्तियां मिलेंगी वो पशु चारे में काम आ जाएंगी, और लंबे अंतराल पर कटाई से प्राप्त जो लकड़ी होगी विभिन्न उपयोग में लाई जा सके। तो वृक्षों का चुनाव विशेषताओं के आधार पर करना चाहिए, यानी कुछ विशेषताएं हैं उनके हिसाब से करना चाहिए। जैसे सरल और सस्ता रोपण वाला वृक्ष हो, तेज बढ़वार वाला वृक्ष हो, बहुत अच्छे फुटाव वाला वृक्ष होना चाहिए, नाइट्रोजन को सिंचित करने वाला वृक्ष होना चाहिए, और पशुओं के खाने लायक पत्तियों वाला वृक्ष होना चाहिए, और गहराई तक जड़ों वाले वृक्ष हों। तो ऐसे वृक्ष लगाएंगे तो हमारे को एक वृक्ष से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसी तरह और भी हैं, जैसे घरेलू बगीचे और अन्य बहुपरत वाली प्रणाली अपना करके भी हम पेड़ों का चुनाव कर सकें, और जीवित बाड़ वाले तरीके से भी लगा सकें, और वायु पट्टियाँ यानी वायु को रोकने वास्ते, और वृक्ष और पशुपालन के लिए भी हम वृक्षों का चुनाव कर सकें। तो हमने जब वृक्षों को हमने चुनना है बोने के लिए, तो हमने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखना है। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।